चलिए अब आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करें। 1 मार्च को कोर्स जो है एंड हो जाएगा ऐप पे। कोई बात नहीं, जब तक खत्म नहीं होगा एक्सटेंड होते रहेगा, उसके लिए अलग से पैसा नहीं लगता। तुम बैठ के वो सब चिंता मत करो, जो हो रहा है बस याद कैसे होगा चिंता होकर करो। इतना बुद्धि है इधर की कोर्स नहीं खत्म हुआ तो खत्म कैसे कर दिया जाए। कई लोग जो है ना, धरती हिलेगा, छत गिर जाएगा, फलाना हो जाएगा, यही सब बैठ के ज़्यादा सोचते रहेगा। बैठ के जो जीवन करना है वो नहीं सोचेगा। चलिए तो इसमें हम लोग आज के क्लास को बढ़ाएं। अभी आपका जस्ट क्लास भूगोल का शुरू होगा और ज्योग्राफी में आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। तो भारत भूगोल जो लोग पढ़ रहे थे उसमें गिन के खड़ा खड़ा 5-6 पेज छोड़ दीजिए और स्टार्ट करें नए फेज भौतिक भूगोल की ओर। भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी लिख दीजिए। भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में हम लोग जो पढ़ेंगे इन बातों पर ध्यान दें। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग पहले नंबर देखेंगे वायुमंडल, दूसरा नंबर देखेंगे जल मंडल, तीसरा नंबर देखेंगे स्थल मंडल और चौथा नंबर इसमें देखेंगे स्थलाकृति। स्थलाकृति स्थलाकृति चलिए लिख दिए सब कोई। समझो अब ध्यान से। भौतिक भूगोल से 2 से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इसका सिलेबस के अंतर्गत वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, पूरे स्थलाकृति जो प्रकृति के द्वारा होता है उसी को प्राकृतिक भूगोल या भौतिक भूगोल कहते। भौतिक भूगोल में हम लोग नेचर से संबंधित चीज पढ़ेंगे। भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कैसा वायुमंडल है, समुद्र महासागर कहाँ है, सागर कौन सा कहाँ है, लवणता क्या है, ये सभी बात, हवा के द्वारा कौन कौन स्थलाकृति बनेगा, बाकी अन्य चीजों से कैसा बनेगा, नदी के द्वारा क्या बनेगा, ये सभी हम लोग भौतिक भूगोल के सेक्शन में पढ़ेंगे। तो पहले अब हम लोग आज के क्लास में शुरू करेंगे कहाँ से, वायुमंडल से। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, पहला नंबर वायुमंडल। पहला नंबर हेडिंग दे दें वायुमंडल। वायुमंडल चलिए अब सब लोग ध्यान दीजिए, खूब बढ़िया से समझें। आप देखो जितने भी गैस हैं इसमें जल वाष्प है, इसमें धूल कण है, ये सभी के मिश्रण को ही हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। यही वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब 3 चीज मिला हुआ है, विभिन्न गैस, जलवाष्प और धूल कण। अब बताइए गैस में कई प्रश्न आते हैं, जैसे सबसे ज्यादा कौन सा गैस, तो ये डिपेंड करता है कहां पर पूछा गया है। बात बहुत ध्यान देना। अगर तुमसे पूछा जाए भूपर्पटी में सबसे ज्यादा कौन गैस है तो आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाए ब्रह्मांड में कौन गैस है तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हमारे वायुमंडल पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गैस कौन है तो नाइट्रोजन हो जाएगा। देखो 3 स्टेप है। कई लड़के खाली नाइट्रोजन रटे रहेगा, कहीं पूछेगा तो नाइट्रोजन मार देगा। तो आपको ध्यान में इस सेट करना है कि अगर ब्रह्मांड में बोलेगा तो जितने भी सूर्य हैं, तारा है,
हाइड्रोजन गैस से बने हैं, तो सबसे ज्यादा गैस कौन है? हाइड्रोजन। भूपर्पटी पृथ्वी में अगर कहा जाए ऑक्सीजन, और अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल में बात करें तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। अब यहां पर खूब बढ़िया से हम लोग समझेंगे, पृथ्वी पर अगर गैस की बात की जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यही ईश्वर ने दो गैस मेन दिया। अकेले नाइट्रोजन 78% है और अकेले ऑक्सीजन 21% है। जोड़ दिए तो 99% में दुए गो। और सोच लो, जितना गैस के तुम नाम पढ़े हो केमिस्ट्री में, उसमें 2 गो गैस खाली कर दोगे तो 99% होगी। केवल अब 1% में जितना गैस का नाम सुने हो सब। तो अब इसमें हम लोग चलें कि इस 1% में CO2 है, इस 1% में अक्रिय गैस की बात करें, निष्क्रिय गैस की बात करें, तो सबसे ज्यादा निष्क्रिय गैस कौन है? आर्गन। इसी में ओजोन गैस की बात करें, सभी गैस 1% के अंदर है। CO2 का एक पूछा जाएगा 0.03%। 0.03 मतलब 3 में भी पैसा में सोचो, इतना कम CO2। अगर हम आर्गन की बात करें तो यह 0.08% है। ओजोन की बात करें तो 0.01% है। आपसे पूछा जाए कि बताओ निम्नलिखित में सबसे ज्यादा कौन गैस है, जान के नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं देगा, बीपीएससी में नाइट्रोजन देगा, ये तो फिर रेलवे का ग्रुप डी का क्वेश्चन होगा। तुमको देगा यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, ओजोन। सबसे ज्यादा कौन है? तो इनमें आर्गन हो गया। नालायक लड़के आर्गन नहीं मारता, वो कार्बन डाइऑक्साइड मार के आएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बार सुने रहता है। बात समझ लो, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बार सुने हुए है ना, तो इसीलिए उसको देगा निम्नलिखित में पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस है। चॉइस ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी आर्गन, सी ओजोन और डी नियोन। लड़कन कहेगा कि ना लगता है इसमें CO2 है, जबकि सही आंसर कौन है? आर्गन। सभी निष्क्रिय गैस में सबसे ज्यादा कौन गैस है? आर्गन। अब इसमें हम लोगों को थोड़ा सीखना है CO2 के बारे में। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा डिटेल पढ़ना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को खूब बढ़िया से सीखेंगे, तब पृथ्वी के पूरे वायुमंडल में हम लोग लेयर की बात करेंगे, और लेयर में आज एक लेयर तक कंप्लीट करेंगे। फिर अगले क्लास धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा, कंप्लीट होते चला जाएगा। तो हम पहले लिखते हुए चलेंगे। नीचे लिख दीजिए जल्दी से, नीचे डैश देके, विभिन्न गैस कॉमा जलवाष्प, और धूलकण। विभिन्न गैस, जलवाष्प और धूलकण के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए, डबल स्टार लगा के डैश देके, ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस, ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस, ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस हाइड्रोजन है। सबसे अधिक गैस हाइड्रोजन है। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए, स्टार लगा के डैश देके लिख दें, भूपर्पटी पर सबसे अधिक गैस, भूपर्पटी में सबसे अधिक गैस ऑक्सीजन है। भूपर्पटी में सबसे अधिक गैस ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन है। नीचे डैश देके स्टार लगा के लिख दो, पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में, वायुमंडल में नीचे डैश देके लिख दो, नाइट्रोजन 78%, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ब्रैकेट में सबसे अधिक, सबसे अधिक, नीचे डैश तक लिख दो, ऑक्सीजन 21%, ऑक्सीजन 21%, नीचे डैश तक लिख दीजिए, ब्रैकेट में कर दो ऑक्सीजन 21% में, ब्रैकेट दूसरा सबसे अधिक, दूसरा सबसे अधिक, नीचे लिख दीजिए आर्गन, आर्गन 0.03%, कितना है रे? 0.08, आर्गन निष्क्रिय में सबसे ज्यादा है, तो आर्गन 0.08%, ब्रैकेट में कर लो, सबसे अधिक निष्क्रिय गैस, सबसे अधिक निष्क्रिय गैस, नीचे लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.03%, नीचे लिख दो ओजोन, ओजोन 0.01%, ओजोन 0.01%, नीचे हेडिंग दे दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे हेडिंग दे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलो कलम रखो और समझो, ध्यान दीजिए, जो लोग हमारे साथ समझोगे उनको क्लियर होते जाएगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में बहुत विचित्र गैस है, पृथ्वी पर केवल 0.03%, बहुत कम मात्रा में, फिर भी समझो कि बहुत कुराफात। इसमें एक गुण क्या होता है, ये हवा में CO2 है, तो सूर्य के उष्मा पृथ्वी पर लघु तरंग के रूप में आते हैं और इसको ये आने देता है, लेकिन सतह से टक्कर के बाद ये दीर्घ तरंग लॉन्ग वेव बनता है और उसको जाने नहीं देता। देखो इसका एक अद्भुत गुण है, यही सेम गुण कांच में होता है। कांच का गुण क्या है, अगर कोई चीज कांच से पूरा बंद है, मान लो ये रूम पूरा कांच से बनाते, तो कांच का गुण क्या है, बाहर से उष्मा को अंदर भेज दे, लेकिन अंदर सतह से टकराने के बाद उष्मा को बाहर जाने नहीं दे, और इसके कारण अंदर गर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा। तुम देखना धूपा में कोई गाड़ी वगैरह है और शीशा बंद है, तो खोलते ही अंदर से धा फेंके, अंदर बैठा आदमी कहेगा वाह बहुत गर्मी, थोड़ा सा गेट खोल दीजिए, ठंडाने दीजिए। क्यों? तो वो कांच के गुण के कारण हो। यही हम लोग ठंडे प्रदेशों में यूज करते हैं, ठंडा प्रदेश में जान के ऐसा रिसर्च करते हैं। आप लोग देखे होंगे यहाँ भी कुछ कुछ के खेत में ये वाला लगा हो, इस डिजाइन का लगा दिए हैं, सरकार इसमें सब्सिडी देती। इसमें ठंड के मौसम में भी हम चाहें कि गर्म क्षेत्र का चीज उपजाए तो उपज हो सकता है। इसमें उष्मा आएगा लेकिन जाएगा नहीं। अभी सब अमेरिका वगैरह में, इंग्लैंड वगैरह में ठंडा प्रदेश, और वहां उसको चाहिए मसाला की खेती,
तो मसाला गर्म क्षेत्र में होता है, तो उसको ऐसा घर बना देगा और ये घर के अंदर मसाला गर्म टेम्परेचर में हो जाएगा, पौधा के पते नहीं चलेगा कि इंडिया में है कि इंग्लैंड में। तो गलती से बेचारा को टेम्परेचर मिल रहा है तो उत्पादन देगा। और इसी को हम लोग कहते हैं कि यह ग्रीन हाउस, ये ग्रीन हाउस है, हरा भरा रखने वाला ये हाउस है। ये जो घर है ना वो तुम्हारा घर नहीं है, ग्रीन हाउस पौधा घर है। ग्रीन का मतलब क्या हो गया? पौधा घर। अब ध्यान दो, सेम यही लक्षण CO2 करता है। CO2 बिना दिखाई दिए, बिना घेरे पृथ्वी से निकलने वाले टेम्परेचर को जाने से रोकता है। और इसी कारण से आप भाग्यशाली हो कि इतना कम है फिर भी इतना रोकता है कि दिन और रात के टेम्परेचर में अंतर कम होता है। जिस ग्रह पर CO2 नहीं है वहां दिन में टेम्परेचर 150 डिग्री है तो रात में टेम्परेचर -100 डिग्री भागता है। रात में पृथ्वी एकदम ठंडा गया तो जाने दिया। CO2 हम लोग के पृथ्वी को जाने नहीं देता है, पृथ्वी छोड़ी, कहा चुपचाप रहो यहीं रहो। तो हम लोग को रात टेम्परेचर में ज्यादा अंतर नहीं आता। किसकी कृपा से? CO2 के कृपा से। अगर CO2 हम लोग और बढ़ा दिए तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे, अब धीरे धीरे अंतिम में 1 2 3 होते होते अब 4 5 पर पहुंचा हुआ। आगे आने वाला 500-600 साल में हम लोग जिस स्पीड से बढ़ा रहे हैं 9 आएगा, और फिर ये 3 से 4 बनेगा। अगर ये 4 बन गया तो पृथ्वी का टेम्परेचर बताओ घटेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। ये ग्लोब ही पूरा गर्म हो जाएगा, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वार्म मतलब गर्म होना, इसी को शुद्ध हिंदी में भूमंडलीय तापन कहते हैं। देखो कई बार क्वेश्चन आता है ग्लोबल वार्मिंग, आजकल की समस्याएं। आजकल हम लोग के यहाँ ठंड बहुत कम पड़ते हैं, स्वेटर जैकेट बढ़िया बढ़िया खरीद के रख ली, निकल ही नहीं रहा, ठंडे नहीं पड़ रहा, मजबूरी में फैशन में टांग लिए, फिर बीच में खोलना पड़ रहा है। पूस की रात, कड़ाके की रात, मालूम चला कि कब पूस गायब हो गया पता ही नहीं चला, स्वेटर तो रखा ही रह गया। मजबूरी में कुछ 10-12 दिन पहन के सधाए और फिर गर्मी आ गई। लगातार गर्मी ही ज्यादा रहा, गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा। ये सब न्यूज ज्यादा रहेगा, कारण CO2 हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। और CO2 बढ़ाएंगे तो ये भारत का नहीं, पूरे पृथ्वी की समस्या है। पृथ्वी गर्म हो रही, एवरेज टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ठंड का मौसम कम हो रहा है, गर्म का मौसम ज्यादा हो रहा है। तो ये समस्याएं CO2 के कारण है, ये वैश्विक समस्या है। और ये हम लोगों को CO2 कम कैसे होगा? पेड़ पौधों को, ईश्वर ने कहा कि पेड़ पौधों को कि CO2 खींचो O2 छोड़ो। हम लोग को कहे O2 खींचो CO2 छोड़ो। ईश्वर सबसे बड़ा इंजीनियर है ना, वो जान रहे थे कि सब O2 खींचो और CO2 छोड़ो तो हमको 5-6 हजार साल में अवतार लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ऑक्सीजन अवतार। क्यों? सारे जानवर ऑक्सीजन खींच लेंगे, CO2 छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो फिर हमको ऑक्सीजन लाके विस्फोट करना पड़ेगा कि फिर होगी। लेकिन उन्होंने नेचुरल दिया कि आदमी सब ऑक्सीजन लो CO2 छोड़ो, पेड़ पौधा CO2 लो ऑक्सीजन छोड़ो। पेड़ पौधे के पास सुबह सुबह जाएंगे, पेड़ पौधा भी कहेगा कि यह आपके आने से मेरा आयु बढ़ गया, ताजा CO2 मिला। और हम लोग भी कहे कि आपके पास आने से मेरा जीवन बढ़ गया, ताजा ऑक्सीजन मिला। दोनों देखो परस्पर। और हम लोग पेड़ काट रहे हैं तो CO2 बढ़ेगा। ईश्वर कहते हैं 33% में जंगल हो जाएगा, एकदम बैलेंस है। अब सोचो कि हम लोग का जहानाबाद जिला, अरवल जिला, ये सब 4-5% नहीं, यहाँ लोग जंगल रहने देगा? बढ़िया बढ़िया पेड़ काट के केवाड़ी चौखट बनाता है, वो भी पूरा तैयार नहीं हुआ तब भी यहाँ लोग। हाँ, क्यों? सबसे कम जंगल कहाँ होगा? जहाँ खेत उपजाऊ हो। पंजाब, हरियाणा, अरवल, जहानाबाद सब में जंगल नहीं होगा, कारण यहाँ खेत समतल है, उपजाऊ है। यहाँ के किसान सोचेंगे कि जितना शीशम लगा के वेट करेंगे 20 साल, उतना में तो कितना धान मार के रगड़ देंगे हम। तो इसीलिए वो प्लानिंग खेती का सोचता है, वन का नहीं सोचता। हाँ, जंगल ज्यादा कहाँ होगा? जहाँ उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा। अब अरुणाचल प्रदेश जो तुम पढ़ रहा है, छत्तीसगढ़, ये सब पेड़ पौधा उजान रहा, काट देंगे तो लकड़ियों पर आफत है, खेती तो होगा ही नहीं।
तो लगाओ, पेड़ ही रहने दो। तो इसीलिए उधर ज्यादा है, तो हम लोग के यहाँ कम होने का कारण भी समझ रहे हो। तो इससे अब तुम ही बताओ, पृथ्वी गर्म होगी तो समस्या क्या है? समस्या है हम लोग गर्म होंगे, ये समस्या नहीं है। हम लोग तो पंखा लगा लेंगे, चला लेंगे। आओ गर्मी देगा तो कूलर खरीद लेंगे, आओ देगा तो एसी खरीद लेंगे, कहेंगे कि बड़ी गर्मी है अंदर रह जाएगा। समस्या है बर्फ ध्रुव पर जमा है, और ध्रुव का जो बर्फ है अगर पृथ्वी गर्म होगा तो ये पिघलने लगेगा, और अगर ध्रुव का बर्फ पिघला तो समुद्र का लेयर 10-12 फीट और उठ जाएगा। और जब समुद्र का लेयर उठ जाएगा तो अभी जो भारत के बगल में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप नजर आ रहा है ना, 10-12 फीट उठेगा तो ये भी डूबेगा। किनारे किनारे बंगाल, केरल, कर्नाटक सब डूबेगा, बिहार रहेगा। तो लेकिन खुश मत हो, ये ये जो देख रहे हो उड़ीसा, बंगाल, इस सब का आदमी का जमीन डूब गया तो ये सब बिहार में ही आएगा कि इधर हम लोग डूब गया तो फटे फटी ना होगा कि एक तो इंडिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यहाँ, ऊपर से तुम भी आ गया है तो कहाँ रहोगे? अब ये देखो, सबसे बड़ी पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में। सही में है? नहीं, बिहारी लोग 3-3 जगह नाम लिखवा देता है। सर्वेक्षण आएगा तो गाँव में लिखवा देगा, डेरा ले ले वहां लिखवा देगा, एक आध जगह लिखवा देगा, तो एक आदमी 3 जगह। तो ऑन डाटा है कि सबसे ज्यादा आदमी बिहार में। तो 1 किलोमीटर में हम लोग सबसे ज्यादा हैं, और आय में सबसे नीचे हैं। जोड़वा देगा 3 जगह, लेकिन इनकम के नाम पर कहेगा कि ना कमाते कहाँ हैं, हम टैक्स नहीं भरते, और इसीलिए सबसे नीचे में। तो इनकम, यहाँ के आदमी गांव में मुखिया जी से किस लिए लड़ता है? सिर्फ एक के काम के लिए कि हमको गरीब घोषित करी। मुखिया अगर उसको कह दिया कि अमीर हैं तो वो लड़ जाएगा कि अगला बार तो हम समझा दे, अमीर नजर आ रहे हैं, हमारा बीपीएल कार्ड देवाओ, घोषित कर सरकार के रिकॉर्ड में कि सबसे दरिद्र आदमी यही है। और अगर कार्ड दे दिया, अनाज सस्ता मिल रहा है, तो मुखिया जी के चाहे जितना अमीर रहे, सरकार के नजर में हमको गरीब दिखाई। तो इस सब चक्कर में तो बिहार गरीब रहेगा ना। ओरिजिनल में उसके पास खूब है, लेकिन वो चाहता ही नहीं है कि हमको अमीर कोई घोषित करे, तो इसीलिए गरीब घोषित रहता है। तो अब जरा ध्यान से समझिए, अब क्वेश्चन तुमको देंगे CO2 बढ़ने से क्या होगा, तो क्या आंसर दे सकते हो सब ना? तो अब आपने देखा CO2 का कितना बड़ा इफेक्ट है। दूसरी बात, अगर किसी भी गैस को अधिक दाब पर भरेंगे तो वो द्रव में बदलेगा, और प्रेशर देंगे तो ठोस हो जाएगा। सीधा उदाहरण तुम लोग देखा होगा, घर में LPG सिलेंडर जिस पर खाना बनता है, तुम देखा होगा कि उस गैस को ज्यादा प्रेशर में डालते हैं तो अंदर लिक्विड रहता है। तुम देखा होगा पाइप से पारदर्शी से निकलेगा तो तरल पदार्थ जाएगा, नहीं देखा है? फिर निकला तो वो गैस हो, और प्रेशर दे दें तो वो ठोस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, जम जाएगा। तुम कई बार सुना होगा कि सिलेंडर में गैसें जमल खाना बनाने से, तो देखा होगा गर्म पानी उन्हीं में डुबा के तब बनाता है। ये सब प्रोसेस देखा है तुम लोग, तो जम सकता है। सेम यही चीज समझना है, CO2 को भी अगर बहुत हाई प्रेशर पर कहीं जमा करेंगे तो ये गैस से द्रव, और प्रेशर देंगे तो ठोस हो जाएगा। और CO2 में गुण है, जब ये ठोस होता है तो -109 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। 0 डिग्री पर बर्फ जमता है, -109 है, इतना ठंडा। तुम देखा होगा जिसके यहाँ सिलेंडर में गैस ठोस बनेगा तो सिलेंडर के बाहर एकदम ठंडा हो जाएगा, छुओगे तो छोटा छोटा कण एकदम पानी बूंद का जमा रहेगा। ऐसा कभी देखा है तुम लोग? CO2 भी उसी तरह ठोस होगा तो -109 डिग्री। किसी को कहेंगे छुओ तो कहेगा वाह एकदम ठंडा, और इसको एकदम ऐसे निकाले तो ये ऊपर जाएगा तो सीधे गैस, हाथ में रखेंगे तो -109 लगेगा, हड्डी टूट जाएगा ठंडा से, और भींगेगा भी नहीं, सीधे गैस बनेगा। इसीलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। ये भी देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते, और इसका टेम्परेचर क्या होता है? -109 डिग्री। तो बोलो ये लाइन भी क्लियर है सबका? अब इतनी बात को लिखोगे, फिर 2 क्वेश्चन से हम चेक करेंगे आपने कितना अच्छा समझा है। तो लिख दीजिए जल्दी से।
नीचे लिख दें कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे डैश करके लिख दो पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 0.03% है। जीरो पॉइंट 0.03% है। 0.03% है। नीचे डैश तक लिख दीजिए नीचे डैश तक लिख दीजिए और स्टार लगा के CO2 सूर्य के ऊष्मा को लघु तरंग के रूप में पृथ्वी के सतह पर आने देती है। लघु तरंग के रूप में पृथ्वी के सतह पर आने देता है। पृथ्वी के सतह पर आने देता है, परंतु दीर्घ तरंग के रूप में वापस जाने नहीं देता है। वापस जाने नहीं देता है। वापस जाने नहीं देता है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिख दो CO2 गैस बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग अर्थात भूमंडलीय तापन होता है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात भूमंडलीय तापन होता है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात भूमंडलीय तापन होता है। नीचे स्टार लगा के डैश तक लिख दीजिए CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधा घर प्रभाव जैसा कार्य करता है। पौधा घर प्रभाव जैसा कार्य करता है। पौधा घर प्रभाव जैसा कार्य करता है। लिखा गया सबसे। अब ध्यान से समझें। अब हम लोगों का एक ग्लोबल वार्मिंग का फेज क्लियर हो गया। नीचे केवल एक लाइन डैश देके लिख दो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन यह है, स्टार लगा के लिखना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ब्रैकेट में कर लो ताप -109 डिग्री। शुष्क बर्फ कहते हैं। ब्रैकेट में ताप -109 डिग्री। -109 डिग्री लिखा गया सबसे। अब ध्यान से समझिए। क्वेश्चन 2 दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही करोगे। क्वेश्चन लिखो
क्वेश्चन लिखो, यदि CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाए CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाए तो दिन और रात के तापांतर में नीचे चॉइस ए वृद्धि होगा, चॉइस ए वृद्धि होगा, चॉइस बी कमी होगा, चॉइस सी अपरिवर्तित रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद एक और देख, तुम लोग का क्वेश्चन इस लेवल का होगा, वो सब नहीं है कि 0.03% जो रट रहा है ना, वो सब रेलवे उलवे का लेवल। तुम लोग को एक बुद्धि वाला क्वेश्चन देगा कि पढ़ो बनाओ, डाटा बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, पहले पढ़ो, आप मने मन सोचो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि CO2 गैस बढ़ जाए तो दिन और रात का तापांतर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, बढ़ जाएगा। गजब नालायक गधा है तुम लोग रे। अरे कितने बच्चे को लग रहा है चॉइस ए में क्या है रे, वृद्धि होगा? कितने बच्चे को लग रहा है वृद्धि होगा? अच्छा, बी कमी होगा, अच्छा, सी अपरिवर्तित, वाह रे वाह, सब नालायक एकदम थोक भाव में है यहाँ। अरे मूर्ख, मान लो कि CO2 की मात्रा 0.03% है तो दिन का टेम्परेचर रह रहा है 40 डिग्री सी, रात का टेम्परेचर मान लो है 30 डिग्री सी, मान लेते हैं। अगर हम कहें कि इसमें अंतर क्या हुआ, 10 डिग्री सी, अंतर मैंने घटाओ। अगर CO2 नहीं रहता ना तो तुमको 9 कंबल बगल में रख के सूतना होता, शरीर पर नहीं, बगल में 9 कंबल बगल में। कारण है जिस समय सोने जाएंगे 40 डिग्री पंखा चला के सोतेंगे, आधा घंटा बाद पृथ्वी उष्मा छोड़ दिया तो 30 डिग्री पंखा बंद करने के लिए उठेंगे, फिर 1 घंटा बाद मालूम चला 20 डिग्री, तो वो चादर हल्का ले लेंगे, सवेरे उठते उठते -5 डिग्री है, पृथ्वी जितना उष्मा है सब निकाल दिया रात भर में। तो हर 2-2 घंटा पर उठ के एक कंबल शिफ्ट करना होगा कि ना बढ़ते जा। ये तो CO2 की कृपा है कि निकलने से रोकता है कि खबरदार यहीं रहो, तो इसके कारण टेम्परेचर 30 रहा। अब तुम ही बताओ, अगर CO2 बढ़ गया 0.04% हो गया तो दिन 40 डिग्री, दिन वही है क्योंकि आने में कोई दिक्कत उसको नहीं। रात CO2 बढ़ने से अब 30 रहेगा कि 30 से ज्यादा रहेगा, 35 डिग्री हो गया। बोलो अंतर 5 डिग्री। बोलो अंतर बढ़ गया कि घट गया? पहले अंतर कितना था? 10। CO2 बढ़ने से अंतर कितना है? 5। तो बोलो CO2 बढ़ने से अंतर बढ़ गया कि घट गया? घट गया, और इसलिए सही आंसर घट जाएगा। और बोलो आंसर कौन हो गया? बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन ठीक से समझना होता है, नहीं सब तुम लोग रे नालायक, कई लड़का के देखते हैं लाल पियर कोची में करेगा, CO2 0.03% है, नाइट्रोजन 78% है, तो SSC के तैयारी है, BPSC में वो 78 से उसको कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारा बुद्धि से उसको मतलब है कि बुद्धि ठीक है कि नहीं। अगला एक और बुद्धि चेक कराओ, देखें कितना बढ़िया सही करता है। लिखो, CO2 की मात्रा बढ़ने से CO2 की मात्रा बढ़ने से
निम्नलिखित में किसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? निम्नलिखित में किसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। चॉइस ए, पृथ्वी के औसत तापमान। पृथ्वी के औसत तापमान। बी, जनसंख्या। सी, जनसंख्या घनत्व। डी, दिन और रात के तापांतर। और ई, इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक सही है। इनमें से कोई नहीं एक से अधिक सही है। पहले क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, मार ठीक तो ओकरा से कुछ बतिया रहा है। पूरा राय सलाह लेके ही सब चलते। बोलो रे आंसर। ई, कितने बच्चे को ए लग रहा है? बी लग रहा है, सी और डी और ई लग रहा है। एक से अधिक सही लग रहा है कि कोई नहीं लग रहा है? अरे नालायक, क्वेश्चन क्या कहता है पहले ही बताओ। CO2 बढ़ जाए। बताओ CO2 बढ़ेगा तो पृथ्वी का औसत तापमान घटेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अभी ना सिखा रहे नालायक। CO2 बढ़ने से पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग है कि पृथ्वी गर्म हो रहा। ये ग्लोबल वार्मिंग यही है। तो इसका मतलब औसत तापमान बदलेगा। क्वेश्चन कहता है क्या नहीं बदलेगा, तो औसत तापमान बदल जाएगा। ये तो हो गया। बोलो, दिन और रात का टेम्परेचर जल्दी बोल, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। दिन और रात के तापांतर है। तापांतर माने ताप में अंतर, बदल जाएगा। अभी हम लोग पढ़े कि तापांतर घट जाएगा। अभी ना जस्ट पढ़े हैं जी। तो चलिए अब मामला 3 पर। अब फिर से एक बार भाग ले लो। अब चॉइस सोच रहा है रे। कितने लोग को बी लग रहा है? हाथ उठाओ। बी। सी लग रहा है और ई लग रहा है, दोनों। अच्छा। अब ई बताओ रे नालायक, CO2 बढ़ने से जनसंख्या हम लोग का चेंज होगा? नहीं। तो जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनसंख्या घनत्व तो समझते हो? 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा में जितने आदमी रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कितना घना में? बताओ CO2 बढ़ेगा तो ध्रुव का बर्फ पिघलेगा। ध्रुव का बर्फ पिघलेगा तो समुद्र का जल ऊंचा होगा। समुद्र तटीय क्षेत्र डूबेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो आदमी कम क्षेत्रफल में ज्यादा रहेगा तो जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा, ये नहीं बदलेगा। और इसलिए सही आंसर बी है।
बात समझ रहे मूर्ख? अरे घनत्व का मतलब है 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा। अरे नालायक, तुम्हारे यहाँ 4 गो रूम है, अब सुन लो पहले, 4 गो रूम है और 4 रूम में 8 आदमी रहते हैं, तो बोलो रूम का घनत्व 2 है। एक रूम में 2 आदमी है। मालूम चले कि एक रूम में पूरा धान रखा गया है और दूसरा रूम में भैंस होकर बच्चा बंधा गया है, तो बोल रूम घनत्व घट गया कि बढ़ गया? बोल बढ़ गया। अब 2 रूम में ना 8 आदमी रहेगा तो घनत्व 4 वाला होगा। वही चीज है, जनसंख्या वही है, लेकिन डूब जाएगा समुद्र तटीय क्षेत्र तो कम ही स्थल में लोग अब ज्यादा रहेंगे तो जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा। और इसलिए सही आंसर क्या हो गया? बी, चेंज नहीं करेगा। अब सुन लो, इतना लेवल पहुंचाएगा बीपीएससी, बतवा वही रहेगा CO2, लेकिन खींचेगा इतना कस के ना, ये मूड फ्रेश कर देगा कि आओ इधर अब पढ़ो। चलिए नीचे हेडिंग दो, वायुमंडल का संरचना। हेडिंग दे, वायुमंडल का संरचना या संगठन कर दो, वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संस्तरण ज्यादा शब्द अच्छा लग रहा है, संस्तरण। वायुमंडल का संगठन या संस्तरण। संस्तरण समझते हो आप लोग? लेयर। संस्तरण माने क्या होता है? लेयर, परत। चलिए, वायुमंडल का संस्तरण, लेयर, परत। कलम रखो, खूब ध्यान से मेरे साथ सुनेगा। जो लड़के एकदम ध्यान देगा उसको क्लियर होते जाएगा। पहले ये बताओ, पृथ्वी के वायुमंडल में एक गैस है कि कई गैस? कई गैस। ये बताओ, सभी गैस का भार एक ही है कि अलग अलग? अलग अलग। इसी के कारण कुछ गैस जो भारी है वो नीचे है, जो हल्का है वो ऊपर है, और इससे कई लेयर बना है। उन्हीं लेयर के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझें। पहला काम तो हम लोग को समझना है कि पृथ्वी की बात करें तो मान लेते हैं सपोज ये पृथ्वी है। खूब बढ़िया से ध्यान देगा, जो लड़के एकदम ध्यान दे देगा उनको क्लियर। हमने बनाया, यह एक पृथ्वी है, ध्यान दो। हम बनाए, यह पृथ्वी है, पृथ्वी बना दिए। अब इसमें हम लोगों को ध्यान यह देना है कि पृथ्वी, पूरा बंद ही कर देते हैं इसको। अब ध्यान दो, इसमें पृथ्वी के ऊपर अलग अलग गैस है। तो ये जो देख रहे हो पहला 16 किलोमीटर तक एक प्रकार का गैस है जिसको हम लोग नीचे वाले को क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी के आसपास जितने गैस हैं 16 किलोमीटर तक वो क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल सोचो 16 किलोमीटर तक है। माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर ही ऊंचा है, 8,848 ही है, मान लो 9 किलोमीटर। उससे ऊपर भी गैस है 16 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल। जब हम 16 से ऊपर चलते हैं तो 16 से लेके 50 किलोमीटर तक हम चले तो ये 50 किलोमीटर तक हम लोग समताप मंडल कहते हैं। इसका नाम क्या है? समताप मंडल। तो बताओ, क्षोभ मंडल के बाद नाम क्या हो गया? समताप मंडल। फिर तीसरा नंबर जब हम लोग चलते हैं तो कहता है कि इसमें अगर हम 50 से 80 किलोमीटर तक जब चलते हैं तो इसको मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। इस मंडल का नाम क्या हो गया? मध्य मंडल। मध्य का मतलब 50 से कितना? 80 तक। अब 80 किलोमीटर के बाद इसमें काफी दूर तक चले जाओ, 640 किलोमीटर तक। अब 640 किलोमीटर तक जो देख रहे हो इसी का नाम आयन मंडल है। ये आयन मंडल है। और 640 से भी जब ऊपर चले जाओगे तो यह बाह्य मंडल के नाम से जाना जाता है। ये बाहरी मंडल है। तो आपको सबसे पहले सारे बच्चों को समझना है कि हवा भार अलग अलग है गैस का। इसके कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 5 लेयर का निर्माण हुआ। 5 लेयर में पहला नंबर है क्षोभ मंडल। इसको अंग्रेजी में क्या कहते? ट्रोपोस्फेयर।
देखो कई बार आपको पूछा जाएगा कि इसमें अंग्रेजी शब्द दे, तो ये ट्रोपोस्फेयर है। समताप मंडल को जल्दी बोलिए, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर है। अब बताइए मध्यमंडल को मेसोस्फेयर कहते हैं, ये मेसोस्फेयर है। यह आयन मंडल को हम लोग आयनोस्फेयर कहते हैं और बाह्य मंडल को एक्सोस्फेयर कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अंग्रेजी नाम भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि हम लोग ये जो देख रहे हो इसका नाम हमने क्या दिया, पृथ्वी। और पृथ्वी के ऊपर कितने मंडल हैं, 5। पहला मंडल का नाम क्षोभ मंडल, उससे ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, उसके ऊपर बहिर्मंडल। इधर 16 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 640, ऊपर बाह्य। याद करना बहुत आसान है। 5 में बीचवा वाला के नाम मध्य है, मध्य में मध्य मंडल। एगो तो ऐसी क्लियर हो गया रे। अब मध्य क्लियर है और ऊपरे है तब बाह्य और नीचे है तो क्षोभ। बोल रहे 5 में 3 क्लियर, बिचवा में क्या है, मध्य, सबसे ऊपर बाह्य, सबसे नीचे क्षोभ। इसके बाद मध्य के नीचे समताप और मध्य के ऊपर आयन, मध्य के ऊपर आयन और नीचे समताप। याद हो रहा है सबसे? अब ध्यान दीजिए, आपको दिमाग में एक बात बैठा लेनी है। जब हम कहें कि विभिन्न मंडल को बोलो तो कहना कि सर समझ गए, ये पक्षी सताइए मत, पक्षी को सताओ मत, इसको आओ बचाते हैं। ध्यान दीजिए, जब पृथ्वी पर मंडल कहें तो आप कहना कि पक्षी सताओ मत, आओ बचाएं। प से पृथ्वी और यही 6 से क्षोभ मंडल। आपको ध्यान ही देना है, जब हम कहें मंडल तो कहना पक्षी, पृथ्वी के बाद क्षोभ मंडल है। ये सताओ से समताप है, सताओ से क्या है, समताप, और मत से मध्य है, मध्य है। आ से आयन है और ब से बहिर्मंडल, बाह्य मंडल। अब बताओ रे, दिमाग में सेट रखना है कि पक्षी सताओ मत, आओ बचाए। इतना ट्रिक्स के जरूरतें नहीं है। बीचवा में मध्य, ऊपरे में बाह्य, नीचे में क्षोभ, ऊपरे समताप और ऊपरे आयन। बिना ट्रिक्स से क्लियर। बोलो रे, क्लियर है सबका ना? तो अब हम लोग चलेंगे कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल। खूब बढ़िया से सुनो, आज का क्लास क्षोभ मंडल तक कंप्लीट करें। अगला क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और तब पूरा खत्म करने के बाद धीरे धीरे स्टेप बढ़ते जाएगा। किसी दिन भारी उरी नहीं लगना, भारी विषय थोड़े होता है मेरे को। कितना समझ गया तो हल्का नहीं समझा था भारी। ये वाला नहीं पढ़ ले रहेगा तो यही लगेगा कि क्षोभ मंडल बड़ा भारी लग रहा। पढ़ लिया तो लगेगा क्षोभ मंडल, पूछ के देखे एकदम क्षोभ मंडल गर्दा उड़ा दे। तो पहले अब सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, अब हम लोग चलने जा रहे हैं किस मंडल में, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को बताओ अंग्रेजी में क्या कहे, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल का अंग्रेजी नाम क्या है, ट्रोपोस्फेयर। सुनना अब ध्यान से, सारे बच्चे को क्लियर रखना, सुन लो ठीक से। क्षोभ मंडल के बारे में हम लोग जब चल रहे हैं तो फिर हम लोग का वही पृथ्वी बनाना होगा। तो हम लोग सबसे पहले पृथ्वी बनाते हैं। तो ये पृथ्वी की बात तो सबको क्लियर हो गया, इसके बीच में भी बढ़िया से भर ही देते हैं ये पृथ्वी। ध्यान दो ठीक से, हमने पृथ्वी बना दिया। अब ये बताओ, ये पृथ्वी, ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी। आपको ही मालूम है कि बताओ पृथ्वी में सूर्य की किरण सीधे पड़ती है विषुवत रेखा पर कि ध्रुव पर? विषुवत रेखा पर। ज्यादा गर्म विषुवत रेखा पर होता है कि ध्रुव पर? विषुवत रेखा पर। और इसीलिए विषुवत रेखा पर गर्म ज्यादा है। अगर गर्म ज्यादा होगा तो गैस कम दूर होगा कि ज्यादा? ज्यादा। ठंडा रहेगा तो बोलो गैस ज्यादा दूर होगा कि कम? कम। और इसीलिए विषुवत रेखा पर यही दूरी हम लोग देखें 16 किलोमीटर तक
ये फैला होता है, और जब ध्रुव पर चलेंगे तो यह 8 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। क्यों ऐसा है? ध्रुव पर टेम्परेचर कम है, विषुवत पर टेम्परेचर ज्यादा है। ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो गैस फैलेगा, और यही 16-8 को मिला दोगे तो इसी मंडल को, जो यहां गैस है, इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। अब बताओ जी, क्वेश्चन आएगा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होती है ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, दोनों में समान? जल्दी बोलो, विषुवत रेखा पर 16। ये भी मत समझना कि कोई छत के ढलैया है ऊपर, ये भी नहीं समझना कि 16 फिक्स्ड है। ऑन एवरेज ठंडा का मौसम होगा तो हो सकता है 15 रहे, पूरा गर्म पृथ्वी है तो 18 हो सकता है। ये पूरे छत ढलैया नहीं ना है कि 11 फीट पर छत ढलाल है, चेंज नहीं करेगा, ये चेंज करेगा। और ये लाइन हम समझते हैं कि आपको सभी बच्चे को क्लियर हो गया। क्वेश्चन देगा कि बताओ क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या है? अरे गधे, औसत माने 16/8/24/2 12 किलोमीटर। इन लोग नालायक को औसत तो निकाले नहीं आता है, नालायक नहीं समझा बात रे। इस 16/8/24/2 तो 12, ये नहीं कि मूर्खवन रटले है और क्वेश्चन दे रहा है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। गदावन 16 है, काहे तो इनमें 16 लिखाए थे जे, मूर्ख 16 लिखा हुआ विषुवत रेखा पर। जब क्वेश्चन देगा विषुवत रेखा पर तो 16, ध्रुव पर तो 8, औसत तो 12। तीनों बात क्लियर है सबका? अब ध्यान दो, क्षोभ मने विक्षोभ, रुकावट होता है। क्षोभ मंडल में सभी भारी गैस उपस्थित, क्योंकि पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा। इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा 16 किलोमीटर, ध्रुव पर सबसे कम 8 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है। ये तीनों बात एकदम क्लियर है सबका? अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करें तो उसको सोच के बताना है। क्षोभ मंडल में ही सभी घटनाएं होती है, बादल बनना, बिजली चमकना, वर्षा होना, ये सब केवल क्षोभ मंडल में। 16 किलोमीटर के ऊपर कोई बादल नहीं। कोई लड़का सोचता है कि जब पानी पड़ रहा है ना, एकदम आसमान, आसमान माने 2-3 लाख किलोमीटर चल जाता है। ये नहीं समझना, सूरज बहुत ऊपर है, लेकिन बादल सिर्फ 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर अधिकतम, इससे ऊपर बादल नहीं। तो अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट बात है। बादल बनना क्षोभ मंडल में है, बिजली चमकना क्षोभ मंडल में है। अब इंपॉर्टेंट बात, इसमें हम लोग वर्षा होना, ये भी क्षोभ मंडल में है। हवाई जहाज उड़ना, ये क्षोभ मंडल में नहीं है, समताप मंडल में है। इसमें रुकावट ज्यादा है, इसी में आंधी आते हैं, इसी में तूफान आते हैं, इसी में चक्रवात आते हैं, इसी में प्रति चक्रवात आते हैं, इसी में पतंग उड़ाते हैं, सब यही। बात सुनेगा बढ़िया से रे। कोई लड़का ऐसा नहीं है कि तिलंगी खूब उड़ा दिया तो उस समताप में भेज दिया। 16 किलोमीटर तक ही, और इसीलिए क्षोभ मंडल में ही पतंगबाजी हुई। हवाई जहाज इससे ऊपर चला जाता, और ऊपर में हवाई जहाज उड़ान भर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ रहा है, क्षोभ में नहीं। इसीलिए हवाई जहाज पर बिजली नहीं गिरता है, वहां बादलें नहीं है, बिजली नहीं है, वो तो सब लेयरे ऊपर चल गया, तो इसीलिए उसको कहीं कोई इवेंट नहीं। हाँ, लेकिन हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ता है, हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊपर नहीं जाता। इसीलिए नेताजी को अगर उड़न खटोला से आना है, हेलीकॉप्टर से आना है। कई नेता लोग जान के इलेक्शन में हेलीकॉप्टर से आते हैं, किस लिए? कि हमको देखने नहीं, हेलीकॉप्टर देखने तो आएगा। जबरदस्ती सुनाएंगे, जान के कहते हैं कि 4 बार उड़ान मारो, ताकि गांव के लोग एकदम तुरंत निकले बुलबुल के, अरे लगता है उतर रहा। अब हेलीकॉप्टर देखने के लिए 1000 आदमी आ गया। जब 1000 आ गया तो लोग मुस्कुराया कि बस भीड़ आ गया है, बस माइक लो और जितना निकालना है निकालो, बैठ के फिर भागो। गाड़ी से आएंगे तो लोग नहीं आए।
तो अब हेलीकॉप्टर उड़ान मारता है क्षोभ मंडल में। अब बताओ, जिस समय हेलीकॉप्टर आना उस समय आंधी आ जाए तो सुनोगे कि नेताजी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, क्योंकि अंधड़ में हेलीकॉप्टर भी उड़ जाएगा। बात समझ में आया तुमको? अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सी तापमान में कमी होती है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ताप घटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। 165 मीटर की ऊंचाई में 1 डिग्री घटता है। 1 किलोमीटर अगर हम ऊंचा जाएंगे 6.5 डिग्री सी ताप में कमी आएगा। इसीलिए मान लो कि नीचे का टेम्परेचर अभी 20 डिग्री है, तो अगर कोई पहाड़ 3 किलोमीटर ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट तो 9 किलोमीटर ऊंचा है, 3 किलोमीटर भी ऊंचा पहाड़ है, तो 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री, तो 3 किलोमीटर में वो हो गया लगभग 19-20 डिग्री। और इसीलिए 3 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ होगा तो बादल 0 डिग्री टेम्परेचर में जो जलवाष्प रखेगा ये यहाँ बर्फ के रूप में जम जाएगा। इसीलिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ऊपर बर्फ के चादर ढक जाते हैं, उसको ग्लेशियर कहते हैं। नीचा पहाड़ में नहीं, अभी नहीं कहना कि जी बराबर पर काहे नहीं, तो बराबर किलोमीटर में ऊंचा ही नहीं है। अगर बहुत ऊंचा पहाड़ रहे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो उसका ऊपरी लेयर में टेम्परेचर 0 में हो गया, माइनस में हो गया, तब जो बादल में जलवाष्प है वो जम जाएंगे और वही पहाड़ के ऊपर रुक जाएंगे, तो कहोगे कि अरे एकदम चमक रहा है, ये ग्लेशियर बनता है। अब बताओ, ये टेम्परेचर की बात भी क्लियर हो गई सबको। अब आपको क्षोभ मंडल से क्वेश्चन बन जाएगा। ये बताओ, क्षोभ मंडल एकदम क्लियर है सबका? तो अब इन बातों को नोट करना है हम लोग को। तो नीचे पहले ये वाला खूब बढ़िया से बना लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे डिटेल।
बना दिए सब? चलिए नीचे हेडिंग दे दो, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, इस फिगर को बना दीजिए। ट्रोपो तक आई लिखा देंगे, अगले दिन ट्रोपो कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट फेज हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद अभी सब्जेक्ट चेंज होगा, हम लोग धीरे धीरे सभी विषयों को अब धीरे धीरे शुरू करेंगे। आपके बैच में स्पीड नहीं रहेगा, एकदम धीरे धीरे ही आराम से पढ़ाएंगे। किसी दिन नहीं लगेगा कि जा समझ में नहीं आया, खूब समझ में आएगा, केवल घर में डाइजेस्ट करते जाओ, सही हो जाएगा। बताओ, ध्रुव पर 8 और विषुवत पर 16 क्यों है? हाँ, सूर्य की किरण विषुवत रेखा के लंबवत पड़ती है और ध्रुव पर तिरछा। तो जहां लंबवत पड़ेगी वहां अधिक गर्म होगा, तिरछा होगा वहां कम गर्म होगा, इसलिए वहां हाइट कम है। चलिए नीचे डैश तक लिख दीजिए, क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई, क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई विषुवत रेखा पर, अधिकतम ऊंचाई विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर तथा न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई ध्रुव पर, ध्रुव पर 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। नीचे डैश देखिए, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। नीचे डैश तक लिख दीजिए, क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में भारी गैस अधिक होते हैं, भारी गैस अधिक होते हैं। नीचे डैश तक लिखिए, क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में बादल का बनना, बादल का बनना, कौमा बिजली चमकना, बिजली चमकना, कौमा वर्षा होना, वर्षा होना, कौमा आंधी आना, तूफान आना, आंधी आना, तूफान आना, चक्रवात आना, प्रति चक्रवात आना, आंधी आना, तूफान आना, चक्रवात आना, प्रति चक्रवात होना, सभी क्रियाएं होती है, सभी क्रियाएं होती है। नीचे डैश तक लिख दीजिए, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर और पतंग क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर और पतंग क्षोभ मंडल में उड़ते हैं।
हेलीकॉप्टर और पतंग क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। नीचे डैश तक लिख दीजिए। हवाई जहाज, हवाई जहाज बोलो क्षोभ में उड़ेगा। हाँ, समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के डैश के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सी ताप में कमी होता है। 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 ब्रैकेट में कर लो। 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सी कमी होता है। 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सी कमी होता है। 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सी कमी होता है। कमी होता है, लिखा गया सबसे। थोड़ा सा हम लोग इसी में और समझ लेंगे तो क्षोभ मंडल कंप्लीट होगा। सारे बच्चे को खूब बढ़िया से हमारे साथ थोड़ा सा ध्यान देना है, सुनो ठीक से। अब कहता है, एकदम ध्यान से सुनना तो बात क्लियर हो जाएगा। क्षोभ मंडल के चारों तरफ खूब बढ़िया से ध्यान देना, 1.5 किलोमीटर तक, क्षोभ मंडल के चारों तरफ 1.5 किलोमीटर तक, ये सब जगह 1.5 किलोमीटर ही है। 1.5 किलोमीटर तक एक अलग से लेयर है जिसको हम लोग क्षोभ सीमा कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रोपोपाउस कहते हैं। ट्रोपोपाउस, ये क्षोभ सीमा क्या है? ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित 1.5 किलोमीटर के एक लेयर में। और तुमको जान के गहरा आश्चर्य होगा, इसी में मेन रूप से जेट धाराएं चलती। तुमको जब मॉनसून पढ़ाए थे तो उस समय एक नाम लिए थे कि ऊपर जेट धाराएं चलती। तुमको गहरा आश्चर्य होगा कि यहाँ पर हवाओं का वेग काफी ज्यादा होता है 1.5 किलोमीटर में। मतलब जहां क्षोभ मंडल खत्म है वहां हवाएं काफी स्पीड में चलते हैं। क्यों स्पीड में चलते हैं? तो पृथ्वी पर उतरते भी है और पृथ्वी से जाते भी। यहां से गया और स्पीड बनाया उतरा, गया और स्पीड बनाया उतरा। और यहाँ स्पीड इतना ज्यादा है कि ज्यादातर जहाज, लड़ाकू विमान इसी में उड़ते हैं। लड़ाकू विमान को ट्रेनिंग दिया रहता है, उनके विमान का नाम ही होता है जेट विमान। जेट विमान का मतलब ही है कि जेट धारा के साथ चले। वो केवल बस क्षोभ मंडल के ऊपर गया, देखा हवा तेज है, बस चुपचाप उसी में शामिल हो गया, स्पीड और बढ़ गई। कैसे तुम साइकिल चला रहे हो और देखते हो कि हवा पीठ पर है तो पैंडल बिना मार लो भागल जाता, देखा है ना? वही आनंद यहाँ तुमको जान के गहरा आश्चर्य होगा। रूस के साइबेरिया और भारत के बीच इतना दूरी है, फिर भी साइबेरियन पक्षी ठंड के मौसम में भारत आते हैं। साइबेरिया से चिड़िया उड़ के इंडिया पहुंचता है। अब सोच तो, उड़ते हुए पहुंचता, उनका कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर तो है नहीं। तो वो जो पक्षी हैं उनको जेट धारा की जानकारी है। वो कुछ नहीं करते हैं, बस चुपचाप उड़े और जेट धारा के साथ शामिल हो गए, पंख फैला लिए, बस आराम से देखे कि भारत के आसपास लैंड किए, उतर गए। देख रहा है, हम लोग को तो गाड़ी में बैठना है और उन लोग, हम लोग से भी हाई टेक्नोलॉजी के चिड़िया सीधे वहां पहुंचते हैं। तो कई, ध्यान दीजिए, अब वो सब के लिए सभी पक्षी नहीं कर सकते, वो बहुत ही, चूंकि काफी ऊंचाई है, वहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अल्प, उतना पे लगभग न के बराबर। तो उन सभी जगहों पर जो सर्वाइवल है, कुछ ही बर्ड है जो वहां पे उड़ते हैं। और मुख्य रूप से जेट विमान, हम लोग लड़ाकू विमान वहीं उड़ाते। यहाँ पे जेट धाराएं क्यों चलती है वो तुमको मेन क्लियर आगे होते जाएगा। तो नीचे थोड़ा सा लिख दीजिए, छोटा हल्का हेडिंग, क्षोभ सीमा ट्रोपोपाउस।
हल्का हेडिंग दे दो, क्षोभ सीमा ट्रोपोपाउस। क्षोभ सीमा ट्रोपोपाउस, ट्रोपोपाउस लिख दीजिए। क्षोभ मंडल के चारों ओर, क्षोभ मंडल के चारों ओर, क्षोभ मंडल के चारों ओर 1.5 किलोमीटर तक, 1.5 किलोमीटर तक क्षोभ सीमा की परत होती है। क्षोभ सीमा की परत होती है, क्षोभ सीमा की परत होती है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा में जेट धाराएं प्रवाहित होती है। क्षोभ सीमा में जेट धाराएं प्रवाहित होती है। क्षोभ सीमा में जेट धाराएं प्रवाहित होती है, जेट धाराएं प्रवाहित होती है। नीचे क्वेश्चन लिख दीजिए, क्षोभ सीमा की मोटाई अधिक होगी, क्षोभ सीमा की मोटाई अधिक होगी। चॉइस ए, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। चॉइस बी, ध्रुव पर। चॉइस सी, कर्क रेखा पर। और चॉइस डी, सभी जगह समान। सभी जगह समान, जल्दी बोलो। सब जगह समान होगा रे। कितना को लग रहा है सब जगह समान? कितना को लग रहा है विषुवत रेखा पर? और कितना को लग रहा है ध्रुव पर? ध्रुव पर। गजब नालायक सब लोग है गदावन। कहाँ लग रहा है तुम लोग रे? हाँ, नालायक हर जगह 1.5 किलोमीटर लिखल है रे, तो ज्यादा कम कहाँ होगा रे नालायक? कहाँ? यहाँ 8 के बाद 1.5 है, यहाँ 16 के बाद 1.5 है, सब जगह 1.5 ही है। क्षोभ मंडल के बाहर 1.5 किलोमीटर का लेयर, तो सब जगह 1.5 ही है, तो ज्यादा कम कैसे हो गया रे मूर्खवन? सही आंसर, सभी जगह समान। आया बात समझ में रे? बुद्धि ठीक रखना, होश में नहीं रखेगा तो गड़बड़ करेगा। नीचे छोटा सा हेडिंग दे दो, समताप मंडल मेसोस्फीयर। बस थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे। समताप मंडल, सॉरी, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मेसो मध्य हो गया। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। बोलो, स्ट्रेटो कितना दूर तक है? 50। ये 50 है। तो नीचे लिख दीजिए क्वेश्चन, समताप मंडल की ऊंचाई अधिक होगी, समताप मंडल की ऊंचाई अधिक होगी। समताप मंडल की ऊंचाई अधिक होगी। चॉइस ए, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। बी, ध्रुव पर, ध्रुव पर। सी, सभी जगह समान होगा।
सभी जगह समान होगा। डी, इनमें से कोई नहीं। बोल बोल सोच के। समताप मंडल ज्यादा होगा विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर कि सब जगह बराबर? ढेचू ढेचू किया ना तो बड़ मार मारेंगे। पहले पढ़े एक बार क्वेश्चन। गजब नालायक के लोग, गधा भी जो है ना गजब वाला है मूर्खवन। क्या होगा रे? कितने बच्चे को ए लग रहा है? ए में क्या है? विषुवत रेखा। कितना है फिर से उठाओ रे? विषुवत रेखा। चलो, बी ध्रुव और सी सब जगह समान है। किधर तो नहीं रे? कौन चीज सोच रहा है रे? हैं? ये मारेंगे ना ये लोग, भारी पॉलिटिशियन निकलेगा इन लोग। एकदम चुपचाप नेता नियन कुंडली मार ले रहता है कि पहचाने में नहीं आए। अरे फिगर सोचो, अभी हम लोग ये 1.5 किलोमीटर के बाद आपको फिर इसी फिगर में हम बढ़ाएं तो आप सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि यही जो पार्ट देख रहे हो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? समताप मंडल। और बोलो, समताप मंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर है? 50 किलोमीटर। ये देखो, ये फिगर बन गया। तो सारे बच्चे को ये बताना है समताप मंडल विषुवत रेखा पर कितना है और ध्रुव पर कितना है, ये हमको पहले सोच के बताओ। तो गधे, विषुवत रेखा पर 16 तो ये होल है, तो इस 16 के बाद 50 है, और ध्रुव पर 8 के बाद 50 है। तो गधे ज्यादा कहाँ है? बोल जल्दी। ध्रुव ना हुआ रे नालायक। यहाँ 42 किलोमीटर मोटा है और यहाँ घटाओगे तो ये कम ना मोटा हुआ रे। कई गधावन ज्यादा माने हर बार विषुवते मार, सब चेंज होते रहता है और होश में नहीं रहेगा तो एकदम गाँव आ जाएगा। बात समझ ले। इसीलिए तुमको एकदम बुद्धि ठीक ठाक, इसीलिए तीनों एक साथ किए, एकदम दिमाग टाइट काम करे। क्षोभ मंडल ज्यादा है विषुवत रेखा पर, क्षोभ सीमा सब जगह बराबर है। समताप मंडल तो सोचना है कि विषुवत रेखा पर 16 से 50 है और ध्रुव पर 8 से 50 है, तो ज्यादा कहां हो गया? ध्रुव पर। तो आंसर ध्रुव हो जाएगा। हाँ, तो ऊंचाई है ना, एकर ऊंचाई है 8 से 50, तब 42 किलोमीटर ऊंचाई। एकर ऊंचाई है 16 से 50, तक केकर ऊंचाई ज्यादा? ध्रुव पर ज्यादा ऊंचा है कि विषुवत रेखा? ध्रुव पर। तो आंसर ध्रुव होगी। नहीं समझा बात रे? ऊंचाई माने ई ऊंचाई सोच, ओकरे मोटाई कहते। हाँ, तो पृथ्वी से ई 8 है, 8 के बाद 50, तो 50 में से 8 गया तो 42, 50 पृथ्वी से, और ये 16 के बाद 50 है तो 50 माइनस 16, तो ज्यादा आंसर कौन हो जाएगा? जल्दी बोलो, ध्रुव। तो अभी ध्रुव टिक मारो, ई वाला फिगर बनाओ नीचे समताप मंडल तक, फिर से बनाओ नीचे सब मंडल। हाँ, फिर वही ना बता रहे, गर्मी होगा तो तनी बड़ा घटा, तो छत ढलैया थोड़े ऊपर, ऑन एवरेज 50। ऊपर छत ढलैया नहीं है कि 11 फीट पर ढला गया है ना। गर्मी और ठंडा के मौसम में कम ज्यादा होते रहेगा। नीचे इस फिगर को बना दोगे और यहीं से हम लोग अगले दिन चलेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्लास जो होगा, समझ में आ रहा है सबको ना? हाँ, तो इसमें अगले दिन हम लोग इससे आगे का स्टेप उठाएंगे। अभी सब्जेक्ट चेंज करो, फिजिक्स की दुनिया में आओ, तब फिजिक्स पढ़ लो, कर बाद हिस्ट्री दुनिया में लाएंगे।